और अब कुछ बात कर लेते हैं सियासत की, मुल्की सियासत की। तो जनाब बिलावल भुट्टो खासे आजकल गर्म दिखाई दे रहे हैं। वो शहबाज हुकूमत की उल्टी गिनती शुरू कर चुके हैं और बार बार ये बयान दे रहे हैं, जिससे सियासी दर्जा हरारत खासा बढ़ चुका है। सवाल लेकिन यह है कि अगर पीपल्स पार्टी हुकूमत से अलग हो जाती है तो क्या वाकई शहबाज हुकूमत ख़त्म हो जाएगी? ये बड़ा सवाल। ये तो है। अब देखिए ना, कौमी असम्बली में नंबर्स गेम पर नज़र डाल लेते हैं। चले आपके सवाल को ना थोड़ा सा कोशिश करते हैं, समझ लेते हैं, समझा भी देते हैं। अब तो फिर सियासी हुकूमत, आप अगर थोड़ा सा हम बात करें, जिस सिस्टम के बारे में बात होती रही है कि इन डैट केस जो अब हमारे पास एक कोलिशन गवर्नमेंट है, तो फिर शहबाज हुकूमत का एक सियासी मुस्तकबिल क्या हो सकता है? क्या असम्बली इस बात की गुंजाइश देती है कि जो उल्टी गिनती की, जिस तरह आपने जिक्र किया, बात की, जो बिलावल भुट्टो ने वो बाज़ औक़ात गाहे बगाए इस हवाले से आजकल बात तो कर रहे हैं, और फिर हम देख रहे हैं कि राना सनाउल्लाह ने भी, आपको याद होगा, बाकायदा, यस। तो फिर आपके पास हमारे प्रोग्राम में रेड लाइन में तलत में भी राना सनाउल्लाह साहब ने बड़ी इंपॉर्टेंट बात की थी कि नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं है, क्योंकि इस तरह हो नहीं सकता, प्रैक्टिकली पॉसिबल। अब क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता, इस पर बहजाद सलीमी ने रिपोर्ट तैयार की है। ज़रा वो देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। मुस्लिम लीग नवाज के दोस्तों, आपकी उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। जियाले चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी का शहबाज शरीफ की उल्टी गिनती शुरू होने का बयान। इस धमकी नुमा सियासी ऐलान में कितनी हकीकत है, कितना फसाना? पीपल्स पार्टी अगर शहबाज शरीफ से इत्तेहाद खत्म कर दे तो क्या वफाकी हुकूमत गिर जाएगी? कौमी असम्बली की नंबर गेम में बज़ाहिर हुकूमत का पलड़ा भारी, लेकिन सूरत हाल नाजुक है। ऐवान के 336 अरकान में से वजीर आजम के इंतखाब के लिए दरकार नंबर है 169, जबकि 243 रुकनी हुकूमती इत्तेहाद इस वक्त 2/3 अक्सरियत का हामिल है, जिसमें मुस्लिम लीग नून की 131 नशस्तें और पीपल्स पार्टी के 74 MNAs शामिल हैं। अगर पीपल्स पार्टी अलग हो जाए तो हुकूमती इत्तेहाद का नंबर सुकड़ कर 169 रह जाएगा, यानी दरकार अक्सरियत से ना एक कम ना एक ज्यादा। यूँ हुकूमत फौरी नहीं गिरेगी, लेकिन हुकूमत की ढाल होने के साथ साथ छोटी इत्तेहादी जमातें बड़ी कमजोरी भी बन जाएंगी। कोई एक रुकन भी इधर उधर हुआ तो शहबाज सरकार एतमाद का वोट नहीं ले सकेगी, यानी सीधा धड़न तख्ता। वजीर पार्लिमानी उमूर तारिक फजल चौधरी का दावा है, इत्तेहाद में दरार की कोई बात नहीं, सब ठीक ठाक चल रहा है। आजाद कश्मीर के इलेक्शंस में दोनों जमातें एक दूसरे के मद्दे मुकाबले इलेक्शन लड़ रही थी और कुछ तुंदो तेज बयानात जो है दोनों तरफ से देखने में आए हैं। बाकी मरकज में ना तो हुकूमत तब्दील होने जा रही है और ना पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हुकूमती इत्तेहाद से अलग होने जा रही है। ऐवान में PTI की हिमायत याफ्ता 75 और JUI के 10 अरकान समेत मौजूदा अपोजिशन का इत्तेहाद मजमूई नंबर 89 है। पीपल्स पार्टी अगर हिज़्ब इख्तिलाफ के साथ एक पेज पर आ भी जाए तो मजमूई तादाद 163, यानी हुकूमत साजी के लिए दरकार अक्सरियत से 6 वोट्स कम। लिहाजा पीपल्स पार्टी सिर्फ खुद अलग होकर अपोजिशन से मिलकर शहबाज हुकूमत को नहीं गिरा सकती। इसे नंबर गेम पूरी करने के लिए मजीद अरकान की हिमायत भी दरकार होगी। बहजाद सलीमी, समा, इस्लामाबाद। तो ये रिपोर्ट आपने देखी। अब जी जनाब, मुल्क की मईशत नाकाम क्यों हुई, जिम्मेदार कौन? वफाकी वजीर सरमायाकारी बोर्ड कैसर अहमद शेख ने सियासी क़यादत, माजी की इस्टेब्लिशमेंट और सूबाई हुकूमतों सबको, एवरीबडी, उन्होंने जिम्मेदार ठहरा दिया इस नाकामी का। अब जी इस्लामाबाद में समा के नुमाइंदे उस्मान खान से गुफ्तगू में कैसर अहमद शेख ने कहा कि पाकिस्तान को मौशी और जो सियासी इस्तेहकाम है उसके लिए चार्टर ऑफ इकॉनमी और मौसर इंतजामी इस्लाहात की ज़रूरत है। बिल्कुल, और ये जो उन्होंने कहा है कम से कम मेरी राय में बिल्कुल ठीक है। चूँकि इसमें किसी को भी आप ये नहीं कह सकते कि वो जो है ना कोई मुकद्दस गाय है या फुलाए। सारे के सारे जितने भी स्टेक होल्डर्स रहे हैं, यकीनी तौर पर कभी, चूँकि मुल्क एक स्टेबल रहा ही नहीं है, ना सियासी तौर पे स्टेबल रहा, तो ये सबसे बड़ी, अगर देखें एक कमज़ोरी की अगर बात करें ना, आपकी पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी इज़ द की, मतलब ये सबसे बड़ी ख़राबी है पाकिस्तान में। खैर 18वीं तरमीम और मौजूदा सूबाई निज़ाम भी मतलूबा नताइज नहीं दे सका, ये उनकी जानिब से कहा गया है। वफाकी वज़ीर ने FBR की कारकर्दगी पर भी सवालात उठाए हैं और उन्होंने ये भी कहा कि पंजाब में जो थाना कल्चर है वो पहले से भी बढ़ चुका है। वो मज़ीद क्या कहते हैं, उनकी ज़बानी ही सुन लेते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं वफाकी वज़ीर
कैसर अहमद शेख साहब, ये बताइएगा कि हुकूमत जा रही है, हुकूमत आ रही है, ये क्या किस किस्म की कयास आ रही हैं, क्यों हो रही हैं इतनी ज़्यादा? ये तो हमारे मुल्क में जो सियासत है ना, मैं समझता हूँ चलती रहती है ये बातें, कभी कोई दौर ऐसा नहीं आया। मैं भी 33 साल से सियासत में हूँ। पाकिस्तान का सिस्टम जो है वो नाकाम हो गया है, क्या वाकई नाकाम हो गया? आप खुद इस सिस्टम का हिस्सा हैं। ये बात मैं तो पिछले 20 साल से कह रहा हूँ। पाकिस्तान क्या रह गई कसर हमारे नाकाम होने में। देखिए, एक वक्त था इंडिया को हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ कहती थी IMF, और हमारी ग्रोथ 6%, 7% होती थी। तो आज क्या सूरत है, इंडिया हमसे 10 गुना इकानमी हो गई है। बांग्लादेश हमसे निकल के गया, हमारी अगर 450 है तो उनको 500 बिलियन हो गई है अभी। तो आप बताइए, तो और नाकामी किसको कहते हैं? जिम्मेदार कौन है? जिम्मेदार इसके पॉलिटिशियंस हैं, जिम्मेदार माजी की इस्टेब्लिशमेंट हैं? कोई भी ऐसा नहीं है कि जो जिम्मेदार ना हो। किसको हुकूमत नहीं मिली? पिछले 27 साल में 99 से लेके 2026 तक 27 साल हुए। 9 साल परवेज़ मुशर्रफ साहब की हुकूमत रही, 5 साल पीपल पार्टी और 4 साल PTI की रही, बीच में एक बार, और 9 साल 2 बार मुस्लिम लीग की हुकूमत। तो मुझे बता दीजिए किस साल हमने कोई तरक्की की है? जब से पाकिस्तान बना है 79 ईयर्स में हमने 7% तरक्की नहीं की किसी एक साल में। जो पार्टी भी पावर में होती है, अपोजिशन वो उसके टांगे खींचते हैं। हमने मिल के काम ही नहीं किया, ना चार्टर ऑफ इकानमी की, ना चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी की। हम खुद मतलब इस वक्त हुकूमत में हैं और जो अपोजिशन वाले हमारे टांगे खींच रहे हैं। मेन जड़ करप्शन है और पावर है, कोई छोड़ना ही नहीं चाहता। 1980 से FBR को देख, कोई फ़र्क नहीं। बंदा परेशान है, नोटिस पे नोटिस है। क्या रिजल्ट है? कोई रेवेन्यू बढ़ा लिया हमने? क्या किया? आज के वज़ीर आज़म जो है वो तो ख़ुद बिज़नेस कम्युनिटी के मसाइल को बहुत अच्छा समझते हैं, और ये कहा जाता है कि 14-14, 15-15 घंटे काम करते हैं। उनकी नज़र नहीं पड़ती इन चीज़ों पे? वज़ीर आज़म साहब बहुत मेहनत कर रहे हैं, इसमें कोई डाउट नहीं, लेकिन जो करप्शन हो रही है वो तो सबके है ना, कोई इसमें छुपा कोई बात तो नहीं है। आप देख लीजिए वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट क्या है, IMF क्या कह रही है, वो तो खुल्लम खुल्ला कह रहा है। सूबाई हुकूमतों के बारे में आप क्या कहेंगे? वफाक क्या कहता है कि हमारे पास तो है ही कुछ नहीं है, सारे फंड तो सूबाई हुकूमतें ले जाती हैं। सूबाई हुकूमतों को भी श्रिंक होना चाहिए, उनका भी हदूद अरबा कुछ कम होना चाहिए। जिस तरह नए सूबों की बात हो रही है, नए इंतजामी यूनिट्स हैं, वो बनने चाहिए आपके ख्याल में? 13 साल की PTI की हुकूमत है, 18 साल से पीपल पार्टी की सिंध में हुकूमत है। तो भाई वो 18वीं तरमीम के बाद सारी पावर तो उनके चाहिए, और हमारी आम भी पंजाब में भी हुकूमत रही, तो सारी पावर तो चीफ मिनिस्टर को चली जाती। अब सूबे इतने बड़े बड़े हैं जैसे कि दुनिया में बड़े मुल्क नहीं हैं, इतनी आबादी है। MQM के फेडरल मिनिस्टर ने कहा 50 साल लाहौर आगे हो गया कराची से। तो किस तरह आगे हो गया? पैसा वहाँ लगा है, कराची में नहीं लगा। अगर लगना भी चाहिए, जो उनका पैसा है वो भी लेजिटिमेट नहीं लगा। तो बाकी शहर, मेरा चिन्योट क्यों नहीं आगे हुआ, सरगोदा क्यों नहीं आगे हुआ, मियाँ वाली क्यों नहीं आगे हुआ? तो हमें मिलजुल के कंसीडर करना। 18वीं तरमीम कामयाब नहीं हुई, और सूबे भी जब तक उसके इंतज़ामी यूनिट कम बड़े नहीं छोटे नहीं होंगे, ये देखिए किस तरह इंतजाम होते हैं। थाना कल्चर अभी भी चल रहा है पंजाब में, उसी तरह ही है, कोई टोटल चल रहा है। उनकी लोग थाना कल्चर बढ़ गया है पहले से, और पावर ही सारी उनके पास है। वो हमें क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि हमें चीफ मिनिस्टर ने कहा हुआ है कि किसी की सुनो ही नहीं। मैं एक इलेक्टेड नुमाइंदा हूँ, मैं 7 लाख का हल्का है मेरा, और मैं पिछले 33 साल से इलेक्शन लड़ रहा हूँ और इलेक्ट हो रहा हूँ। तो इसमें मैं क्या कह सकता, ज़बरदस्ती कर सकता हूँ? मेरे पास क्या इख्तियार है? यानी आप वज़ीर दाखिला के मौक़िफ़ के हामी है इस मामले में कि हो जाना चाहिए, अगर इतने बड़े बड़े। और मेरा ये मौका है, वज़ीर दाखिला ने तो अभी कहा है, मैं 30-25 साल से 20 साल से यही बात कर रहा हूँ। उनके मौक़िफ़ का क्या मतलब है? वो मेरे मौक़िफ़ के हामी है। शेख साहब, ये भी बताइएगा कि एक इदारा बनाया SIFC, जिसका टारगेट और मकसद ये था कि पाकिस्तान में गैर मुल्की सरमायाकारी लानी है, इसको बूस्टअप करना है। तो कोई सरमायाकारी पाकिस्तान में आई है अभी तक आपकी हुकूमत के होते हुए? सरमायाकारी के लिए हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। इस साल $2.5 बिलियन के करीब आई है, ज़्यादा सरमायाकारी नहीं आई। लेकिन हमारी जो कोशिशें हैं, प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी जो एफर्ट किए हैं, और जो चाइना के साथ जो CPEC एक था ना, 1 CPEC, उसमें ज़्यादातर कम्युनिकेशन, सड़कें, इलेक्ट्रिसिटी, उनके ज़्यादा से प्लान थे। अब ये CPEC 2 में B2B हो रही है, बिज़नेस टू बिज़नेस, और हम काफ़ी मीटिंग्स कर चुके हैं। बीजिंग में भी बहुत बड़ा काफ़ी हमारे सरमायाकार गए, वहाँ पे MOU भी हुए और हमारे जॉइंट वेंचर भी हुए साइन। इसी तरह अभी हांगझोउ में 3 महीने पहले गए थे, वहाँ पे टेक्नोलॉजी के जॉइंट वेंचर और MOU है। डंडा कौन उठाएगा? आप किससे डिमांड करेंगे? ये फील्ड मार्शल ये काम करें, ये प्राइम मिनिस्टर ये काम करें? आप किससे रिक्वेस्ट करेंगे? कोई तो आगे आए। देखो ये काम तो मतलब कूड़ रहे हैं हम सारे लोग। नहीं, काम सबसे पहले पॉलिटिशियंस का है, और यही सोच के मैं पॉलिटिक्स में आया हूँ, ये हमारा काम है। देखिए लीडर को लीडर होना चाहिए ना, तो लीडरशिप तो पॉलिटिशियन ही कर सकता है।
ये काम प्राइम मिनिस्टर को आप कहते हैं कि उनको करना चाहिए, इस तरफ सबको, तवज्जो सिर्फ दें प्राइम थोड़ा मिनिस्टर सा। नहीं, से उनके साथ उनकी टीम हर एक को मिलके करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए? और अपोजिशन का भी काम है, सिर्फ एक पार्टी का तो काम नहीं है ना। हमें देखना है कि क्या वजूहत है और उसके बाद हम कहें ये सिस्टम कामयाब है। ये तो खामखा की एक खुशफहमी है।